दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान पिछले 10 दिनों से एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके जिस प्रकार से उसके इलाके से ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, और आज तो थोड़ा मंदा है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों तक पूरा माहौल बना, ये कहने के बावजूद, भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय दोनों के कहने के बावजूद कि भारत ने कहीं भी पाकिस्तान के किसी मिलिट्री या सिविलियन बेस को टारगेट नहीं किया है, बल्कि भारत ने सिर्फ पहलगाम हमले के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो इसके लिए तत्व उत्तरदायी है, जैसे एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर बैठ करके इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, फिदाइन कैंप या टेरर कैंप चला रहे हैं, उन सबको भारत ने टारगेट करने की कोशिश की है, न कि किसी सिविलियन या फिर मिलिट्री बेस को। बावजूद पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी के साथ इस नैरेटिव को चला रहा है। लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान इस नैरेटिव को चला रहा है, दूसरी तरफ भारत के अंदर भी एक गोदी मीडिया है जो पता नहीं क्या क्या कह रहा है। वो तो इस्लामाबाद तक ही कब्जा करा दे रहा है, और जिस तरह की बातें गोदी मीडिया कर रहा है, उसमें से एक आध तो ऐसे हैं जो माफी मांगने आ जा रहे हैं, लेकिन माफी भी सभी नहीं मांग रहे। ये अलग बात है कि जो इस तरह की खबरें नहीं चला रहे, उन्हीं को बैन कर दिया जा रहा है। गोदी मीडिया को बैन करने का कोई फरमान कहीं से नहीं आया। लेकिन इन सब के बीच क्या अब ये मान लेना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, इसके बाद पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, क्योंकि उसकी एक तरफ माली हालत ठीक नहीं है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसे कोई खास समर्थन नहीं मिला है। तो इस परिस्थितियों में अब आगे के 10-15 दिन किस प्रकार के रह सकते हैं, और क्या भारत का गोदी मीडिया भी बाज आ जाएगा? इन सभी सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। सबसे हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई अखबारों के साथ एक बेहद लंबा वक्त गुजार चुके शरद गुप्ता जी। हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर जानी साहब। इनका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि उन्हें भी सब्सक्राइब करें, और काफी सनसनी से दूर रहने वाली और वास्तविकता के करीब खबरें ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता मीनू जैन जी भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता जी के पास। शरद जी, आप हमें बताइए कि क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है, अब उसके बाद आज हालांकि अभी खबर आ रही है कि कहीं न कहीं कुछ एक इलाकों में ड्रोन और मिसाइल अटैक की कुछ छिटपुट कोशिशें हुई है, जिसे भारत के डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ये मामला अब यही रुक जाएगा, पाकिस्तान को सद्बुद्धि आ जाएगी, या फिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है और हमें भारत को एक मजबूत जवाब देना है, एक पुरजोर जवाब देना है, और हम अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी चेतावनी है और एस्केलेट तो होगा, अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहीं अधिक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी और भारत भी। और कल जिस तरीके का आपने मीडिया का कवरेज देखा, तो वो भी उसी, जिसे अंग्रेजी में जिंगोइज्म कहते हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए था कि देखिए, हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान कराची भी कब्जा हो गया, इस्लामाबाद भी कब्जा हो गया, एक टीवी चैनल ने तो कह दिया पूरे पाकिस्तान पे ही कब्जा हो गया। तो खैर, तो ये सुबह के अखबारों को देखने तक सबको पता चल गया था कि कहाँ पे कितना कब्जा हुआ है। तो खैर, तो मेरा ये मानना है कि अभी रुकने वाला नहीं है और ये अभी आगे चलेगा। हालांकि अभी और आगे भी भारत का पलड़ा भारी रहने वाला है। भारत के पास साजो सामान ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हर चीज में हम बेहतर हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जो 1000 कट्स वाला है, उस पैरामीटर पे तो हमें डैमेज कर सकता था, लेकिन अब वो 1000 कट्स वाली
वाला समय चला गया है। अब आमने सामने की लड़ाई हो रही है, प्रॉक्सी वॉर खत्म हो गया है। तो अब जो है सामने है, तो आप अब लड़के निपटा लो। चाहे अब अभी तक जो उसने कल तक मिसाइल भेजे थे, या जो आज भी जो ड्रोन भेज रहा है, तो सारे जिसे कहना चाहिए वो रेकी करने वाले थे, कि वो प्रोब करने वाले थे, कि वो टोही टाइप के जितने भी ड्रोन थे, कि किसी में कोई हथियार नहीं था, किसी में कोई मिसाइल नहीं था, किसी में कोई विस्फोटक नहीं था। तो सिर्फ प्रोब करने के लिए भेजा गया था, सिर्फ जांचने के लिए कि भारत की तैयारी कितनी है। तो कल हमने दिखा दिया कि हमने एक भी ड्रोन नहीं छोड़ा, का एक भी ड्रोन हमारे किसी भी जगह को नुकसान तो क्या पहुंचा पाता, क्योंकि किसी में कोई एक्सप्लोसिव था नहीं। तो लेकिन हमारे मीडिया ने जिस तरीके से दिखाया, तो उससे लगा कि साहब सारे ड्रोन हमें मारने आ रहे थे, और सारे के सारे ड्रोन हमने गिरा लिए, और हमारी विक्ट्री हो गई है। इस्लामाबाद भी, कराची भी और लाहौर भी, सब हमने जीत लिए। तो ऐसा होने वाला सब नहीं है, ये लंबा लंबा चलेगा। और इसमें धैर्य भी जरूरत है, इसमें पैसे भी बहुत खर्च होंगे, इकोनॉमी दोनों की डैमेज होगी। आज भी, कल तो और आज दोनों, कराची का जो स्टॉक एक्सचेंज था 5,500-6,000 पॉइंट कल भी गिरा, आज भी 7,000 के करीब गिरा। लेकिन हमारा भी सेंसेक्स लगातार 2 दिनों से गिर रहा है। आज करीब 7,500 नहीं 1,000 के पॉइंट के करीब शायद गिरा है वो भी, और कल 250-300 पॉइंट गिरा था। तो सेंसेक्स के अलावा जो खर्च हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। हथियार सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं। और अभी तो हमने सिर्फ, या पाकिस्तान ने भी बहुत छोटे मोटे हथियारों का इस्तेमाल किया है, तो ही ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अभी उनके शाहीन, हमारे ब्रह्मोस, इस तरीके के आकाश, जितने भी इस तरीके के बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, जो ज्यादा डैमेज करने की, ज्यादा क्षति पहुंचाने की स्थिति में है, तो वो अभी दोनों देशों में से किसी ने इस्तेमाल नहीं किए हैं। जब ये खत्म होगा तब दौर आएगा आमने सामने की थल सेना में, वायु सेना में लड़ाई का। तो अभी तो जो अनकन्वेंशनल वॉर हो रही थी वो चल रही है। चलिए, अनकन्वेंशनल पर ये मामला खत्म हो जाए वही बेहतर है। लेकिन अभी हम आपके पास फिर आएंगे शरद जी। पहले भी मीनू जी के पास में चलता हूँ। मीनू जी, जिस जिंगोइज्म का जिक्र कर रहे हैं शरद गुप्ता जी, मैंने भी देखा, परसों रात से ही देख रहे हैं कि जिस तरह से इस्लामाबाद पर कब्जा, पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना, मतलब भारत सरकार के ऑफिशियल स्टैंड को ये लोग शर्मसार करा रहे हैं। आपको क्या लगता है आज रात होते होते गोदी मीडिया कहाँ पहुंच जाएगी? ये पाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर अरब सागर में तो नहीं पहुंच जाएगी, और वहां जाकर डुबकी लगाने या मछली पकड़ने का काम तो नहीं करेगी, या झींगा वगैरह पकड़ने का? ये कुछ तो काम करेगी गोदी मीडिया। जी अभिषेक जी, मुझे तो लगता है कि गोदी मीडिया जो है आज रात में या कल परसों तक डेफिनेटली भाजपा का और संघ का जो अखंड भारत का सपना है उसे जरूर पूरा करके दिखाएगी। हो सकता है अफगानिस्तान भी आ जाए, इधर म्यांमार भी आ जाए, इधर श्रीलंका, और अखंड बृहत्तर भारत हो सकता है बना दे कल परसों तक। लेकिन जो ये तो मजाक की बात मैं कह रही हूँ, लेकिन जो जो मोदी मीडिया जो कर रहा है वो अपनी पत्रकारिता नहीं कर रहा है, वो एक थिएटर चल रहा है, नौटंकी कहें जिसको, मतलब। और इस ये जो कल, जो परसों और कल से जो है, इन्होंने हदें पार कर दी है। अभी तक तो क्या था कि चलिए लोग हंसी मजाक में उड़ा देते थे, इस वक्त मैं तो युद्ध ही कहूंगी इसको। जब आपका एक्सचेंज हो रहा है आर्टिलरी का, आपके जो आपस में एक दूसरे के ऊपर आप पूरी तरह से मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वो मेरे हिसाब से तो युद्ध है। टेक्निकल टर्म में होता होगा जो भी कुछ होता होगा, लेकिन जब आप युद्धरत है देश एक, और उस वक्त आप इस तरह का थिएट्रिक्स, इस तरह का थिएटर आपने मचाया हुआ है, मतलब पत्रकारिता का सारी धज्जियां उड़ा दी हैं। इनका तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय को भी निर्देश जारी करने पड़े हैं, आईबी मिनिस्ट्री को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, और उधर बैन किसी और को किया जा रहा है। ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? मेरा यही कहना है कि ये सैटेलाइट चैनल्स के लिए एडवाइजरी होनी चाहिए थी जारी। इनफैक्ट तो उनको स्विच ऑफ किया जाना चाहिए था, इन्हीं न्यूज चैनल को बतौर पनिशमेंट। आपको 24 घंटे के लिए बैन किया जाता है, आप नहीं बोल सकेंगे ये आप जो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन आप फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का ट्वीट देखा, वो कह रही हैं कि कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है।
भारतीय सेना ने। भाई इन न्यूज चैनल्स के अलावा, गोदी मीडिया के चैनल्स के अलावा जो देश के पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी करें। किरण रिजिजू साहब ने इसी तरीके से ये फेक न्यूज को ट्वीट कर दिया था अपने एक्स अकाउंट पे। तो अगर आप नेता लोग ही इसी भ्रम में आ रहे हैं तो फिर गोदी मीडिया के बारे में आप क्या कहें? उनको तो आप कहने के अधिकारी ही नहीं रह जाते हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया ने हाल मचा रखा है, मतलब आप कौन सी घटना ऐसी नहीं होती जिसका ये नाटक में तब्दील नहीं कर देते हैं। लेकिन आज जब राष्ट्र की सुरक्षा का मामला आया है तो एक एक शब्द तोल के बोलना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल हम और आपके दिमागों में भी होंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त राष्ट्र की सुरक्षा का मामला सर्वोपरि है हमारे सबके दिमाग में, तो हमने उनको बैक बर्नर पे रख दिया अपने सवालों को कि बाद में पूछेंगे, पहले ये मसला होने दीजिए। लेकिन गोदी मीडिया ने तो उसको भी ताक पे रख दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक जो चैनल है इंडिया टुडे का, उसकी तरफ से माफी मांगी गई है, लेकिन माफी किसकी तरफ से मांगी गई है? एक जूनियर मोस्ट एंकर को भेज दिया गया है माफी मांगने के लिए। लेकिन जो सीनियर मोस्ट में उनकी एंकर्स, खाए गधा और मार खाए जुलाहा, गलती कोई और कर रहा था, माफी मांगने किसी और को भेजा गया, 12th मैन को भेजा गया। जी मतलब उन्होंने उनकी इतनी भी, उनको बचाया देखिए किस कदर जा रहा है। उनको ही भेजा जाए जिन्होंने गलती की है, जो इस तरीके का नैरेटिव फैला रहे थे। आप कल रात अगर जो टीवी देखे, कोई हार्ट का पेशेंट हो तो उसको हार्ट अटैक आ जाए, हाइपरटेंशन का मरीज हो तो उसका बीपी हाई हो जाए, उसकी शुगर स्पाइक हो जाए, मतलब जो जिस चीज का मरीज है उसकी बीमारी एम्पलीफाई हो जाए, इस तरीके का माहौल था। और ये लग रहा मैं अपनी हालत बता रहा हूँ मीनू जी, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ। जैसे ही कल मैंने देखा कि इस्लामाबाद पर कब्जा, उसके बाद मैंने क्या सर, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने उस वक्त YouTube खोला और देखा कि इस्लामाबाद में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छा डिश कहाँ किस रेस्टोरेंट में मिलता है, क्योंकि अब कब्जा हो गया तो भारत का एक हिस्सा होगा। कोई ट्रेन पकड़ेंगे पहुंच जाएंगे, या कोई फ्लाइट पकड़ेंगे पहुंच जाएंगे। तो अच्छा खाना कहीं जाकर, से मुंबई जाके बड़ा पाव खाते हैं हम लोग, ठीक वैसे ही भोपाल जाते हैं, पुरानी दिल्ली के खाने खाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, कलकत्ता जाते, कहीं जाते हैं, तो हैदराबाद जाते हैं। उसी तरह से मुझे लगा कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया तो इस्लामाबाद की या रावलपिंडी की अच्छी डिश कौन सी है, क्योंकि कभी भी जाकर के, अब कब्जा हो गया तो जाके खाना पड़ेगा। मैं खुद भी वही देख रहा था, दूसरे की बात मैं क्या करूं। अच्छे होटल कौन से हैं जहां जाकर हम लोग रुक सकते हैं, वो सब देख रहे थे कि आधार कार्ड चेक करेंगे या फिर वहां पासपोर्ट मांगेंगे, वो सब मैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दुरुस्त करने की तैयारी में था आज सुबह से। लेकिन सुबह में पता चला कि नहीं ये गलत है। खैर अभी आ रहा हूं मीनू जी आपके पास, मयूर भाई के पास चल रहे हैं। मयूर भाई ये बताइए कि किस प्रकार के हालात इस देश में अभी, सत्ता पक्ष जिस प्रकार की जिम्मेदारी के साथ पेश आ रहा है, विपक्ष जिस प्रकार की जिम्मेदारियों का प्रदर्शन कर रहा है, सेना जिस प्रकार से इस देश में हर तरह के सैल्यूट की हकदार है, चाहे आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है वो हर तरह से सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर कहीं ना कहीं देश की सरहदों की सुरक्षा में लगा हुआ है। इन सब के बीच जिस संयत प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, क्या आपको लग रहा है कि देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो संयत प्रतिक्रिया के अनुरूप है? अभिषेक भाई आपको नमस्कार, मीनू जी, गुप्ता जी, आप सभी को, हमारे दर्शकों को सभी को नमस्कार। नहीं अब देखिए ना, ये हमारा काम है इस पर बात करना, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो वैसे भी करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं इस देश में, तो हमको करनी पड़ेगी ये बात। वरना चाहे देखिए युद्ध का अभी माहौल है, या अगर समझ लीजिए नहीं भी था इससे पहले, आप सोच के देखिए कि 22 अप्रैल से पहले क्या था। वैसे तो कोई कुछ था नहीं ऐसा कुछ। आपने इन चैनलों पर कौन सा ऐसा सुकून से भरा कोई ऐसी खबर देखी हो? इनके लिए नई बात थोड़ी है भाई। ये मस्जिद खुदवा रहे थे, पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे, ये करवा रहे थे, वो करवा रहे थे, चिल्ला रहे हैं। ये सब्जी मंडी में जैसे वो चिल्लम चिल्ली होती है, मच्छी बाजार में होती है। ये कब मीनू जी, ये कब ऐसा आपने देखा कि ये लोगों के ब्लड प्रेशर हाई नहीं कर रहे हैं? ये इनका काम ही तो यही है। और फेक न्यूज आज थोड़ी कर रहे हैं, वो फेक न्यूज तो लगातार बता रहे हैं। देखिए मामला ये है कि एक होता है अपना बेटा और एक होता है सौतेला बेटा या तो बेटी, ठीक है।
अब इसको मैं रूपक के तौर पे कह रहा हूं, इसको कोई अन्यथा मत ले। ये हमारे यहाँ हम सब जो है इस सब बातों को सुन के देख के कहानियां जो है उसमें पढ़ के बड़े हुए हैं। अब ये जो गोदी मीडिया है ना, वो इनका अपना अपना सगा बेटा है या तो बेटी, जो मानना है माए, इसमें जेंडर में नहीं जाऊंगा मैं, अपनी औलाद है वो, ठीक है, वरना इस पर भी मुझ पे जो है ट्रोल हो सकता है। तो अपनी औलाद है किसकी? सरकार की। तो वो कुछ भी करेगा वो जायज है सब। हालांकि वो जो मीडिया एडवाइजरीज जो रिलीज हुई है, इस मुझे नहीं लगता कि एक भी बात का ये लोग पालन कर रहे हैं। हम देखते हैं एक भी चीज ऐसी नहीं कर रहे हैं वो लोग जिससे उस एडवाइजरी का पालन हो, मतलब कि उनको पान की तरह चबा के थूक दिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लाडला बेटा है। बेटा, मैं फिर से बेटा बोल रहा हूँ, वो लाडली औलाद है, ठीक है, वो लाडली औलाद है, वो कुछ भी कर सकती है। वो नहीं है, वो एक मिर्जापुर नाम की एक सीरीज आई थी, उसमें वो भाई साहब कालीन भैया जो है वो कहते हैं एक गाली का प्रयोग करते हुए कि इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि मेरा बेटा ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो मेरा बेटा है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट वो है कि इनके सगी औलाद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बैन किस पे लग रहा है? सोशल मीडिया पे लग रहा है। जहां तक मेरी समझ है, अगर वो गलत है तो आप सब मुझे दुरुस्त करें। मैं वो पीआईबी का फैक्ट फाइल, वो फैक्ट चेक करने के तरीके या तो जिन जिन पर हो रहे उसको मैं देख रहा था, हमारे कलीग हैं मेहुल व्यास, वो भी देख रहे थे। तो हमको तो जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये सब जो किया भी जा रहा है तो सोशल मीडिया का किया जा रहा है। ये आज तक वालों ने आगे, वो बेचारी जो नई नई लड़की है उससे माफी मंगवा ली, पूरी गलती का ठिकरा उस बेचारी को मतलब उसके सर पर फोड़ा गया कि तुम जाओ माफी मांग लो। खैर, लेकिन पीआईबी की ओर से मुझे नहीं समझ में, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं, अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा आप कि इनमें से किसी की गलत, जो लगातार गलत खबरें चला रहे, इनमें से किसी को कुछ वो निकाल के उनके वीडियोस जो है, उनकी खबर जो है उसको कहा हो। वो सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं, उनको खुला छोड़ के रखा हुआ है, खुले सांड की तरह। और जो नकेल लगाने की कोशिश की जा रही है वो हम लोगों पे की जा रही है। क्यों? इसका एक कारण है। कारण ये है कि वो तो जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। 22 अप्रैल से पहले भी यही कर रहे थे, 22 अप्रैल के बाद थोड़ा ड्रामा उनका और बढ़ गया है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारे पास वो जो बेसिक क्वेश्चन है वो अगर हम पूछेंगे तो फिर वो देशद्रोह कहा जाएगा, वो साबित करने की कोशिश की जा रही है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये कि ये सब तो ठीक है, पहली बात ये है कि चूक आपने माना, आपकी चूक है, ये तो माना आपने, सरकार आप चला रहे हैं, आपने कहा कि चूक हो गई है, उसकी चूक के चलते वो आए आतंकी, गोलियां बरसाई, लोगों को, हमारे लोगों को मारा, चले गए, जिसकी वजह से आपको ये ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि चूक आपकी है। अच्छा ठीक है, अब एक सवाल तो पूछ सकते हैं ना हम लोग, हम सेना के तो साथ ही है, सेना के साथ क्यों नहीं रहेंगे? भाई सेना अलग है, सेना कोई सरकार थोड़ी है, सेना को हम चुनते हैं क्या? सेना एंड गवर्नमेंट इज डिफरेंट थी, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों को जोड़ने की बात हो रही है कि अगर सेना, भाई हम सेना को 1000 नहीं 10 लाख सैल्यूट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। सेना से हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम है आपके ये जो गंदे प्रोपेगेंडा है उससे। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो सब तो ठीक है और हमारी सेना है, आज से कोई झंडा गाड़ के नहीं बैठी हो तो है। यहाँ से गए थे फर्स्ट वर्ल्ड विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, उन्होंने भी झंडे गाड़े थे। हमारे सैनिक चाहे यूएन पीस मिशन में हो या कहीं भी हो, वो झंडा गाड़ते हैं। पर इसके लिए कोई, इसमें बीजेपी कांग्रेस सरकार का मामला नहीं बनता कहीं, तो सरकार किसी की भी हो, सेना तो भारत की है और वो किसी सरकार की बपोती नहीं है वो, तो ये सीधी बात है। अब ये हम कहें तो उनको अच्छा नहीं लगता। हम अगर ये पूछे कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जो गोली दाग के जो सबको ग्राउंड में उधर रेसरन वैली में जो मार के चले गए, वो है किधर? वो कहाँ है? इसका कोई अता पता है? या जैसे वो पुलवामा में सही कि उन लोगों का कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कौन थे, कहाँ गए, ध्यान उस पर, भाई उसको कैसे पकड़ा जाए? तो भाई वो सवाल सीमा में होगी तब तो सेना और सैनिक बल पकड़ के ले आएंगे, उनकी क्षमता पर हम शक नहीं कर सकते। और वो चलिए, आपने 24 मिसाइल दाग दिए, आपने इन सबको जो है नेस्तो नाबूद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी बहुत सराहना करते हैं और सभी को करनी चाहिए। लेकिन जो यक्ष प्रश्न है वो ये है, इसके लिए
मोदी साहब को युधिष्ठिर बन के आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई साहब, वो जो या तो राजनाथ सिंह साहब करे या अमित शाह साहब करे, कोई भी करे, जिम्मेदार हैं देश के लिए, देश के प्रति। बताना तो पड़ेगा ना कि वो मार के भाग गए हैं, उनका क्या हुआ। तो ये सवाल क्या पूछना बंद कर दे हम लोग। ये सब तो बंद किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं भी आ रहा हूँ शरद गुप्ता जी के पास आते हैं। शरद जी, अब आपको क्या लगता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या इसमें कोई मध्यस्थता होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूएन की या किसी और सुपर पावर की? कहीं ना कहीं किस तरह से इस मामले में, चूंकि भारत के भविष्य की चिंता मुझे नहीं है, मुझे पता है कि ये देश जिजीविषा से भरा हुआ देश है, आर्थिक ताकत भले ही थोड़ी डवाडोल हुई हो, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोविड और बाकी चीजें या कुछ सरकार की आर्थिक नीतियां हो, लेकिन इसके बावजूद इस देश में खड़े होने की क्षमता है। जो भारत के पड़ोस में एक भूखा नंगा देश है, उसकी स्थिति तो यही है कि वो एक झटके में, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ ने उस देश को तोड़ दिया था, आज एक बार फिर से वो देश एक झटके में 3-4 पार्ट में भी विभक्त हो सकता है। सोमालिया से बुरी स्थिति में उसका बड़ा हिस्सा पहुंच सकता है। और हम आप पत्रकार हैं, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी भारत की तरह एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन कम से कम जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इस देश के आम लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान उतना भी भूखा नंगा नहीं है, उसके पास भी अपना एक स्टॉक एक्सचेंज कराची में है। उतना लोगों को पता चल गया है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं उनको भी पता चल गया कि एक है जो फिलहाल बुरी स्थिति में है। अब आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में किस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि एक दूसरा पड़ोसी जो उत्तरी सीमा पर है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने के लिए जाना जाता है। जी देखिए, अगर जियोपॉलिटिक्स देखिए तो अमेरिका ने अपना हाथ झाड़ लिया है। अमेरिका कह रहा है कि भारत को अपना टेरर जो डॉक्ट्रिन है वो खुद डिसाइड कर रहा है, वो करे। भारत भी अब बिल्कुल इजराइल की तरह हो गया है कि भाई जो हम पे हमला करेगा, हमारे एक भी नागरिक को मारेगा, उसको हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ना चाहे वो कहीं भी भागे, कहीं भी छिप जाए। अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशंस या चाइना की, तो पहली चीज तो चाइना इसमें जैसे वैसे ही वही रोल निभाएगा जो नाटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, पूरा दुनिया यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध में निभा रहे हैं। वो हथियार देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन सामने नहीं आएगा चीन। चीन के सामने का आने का मतलब है कि फिर भारत चीन युद्ध छिड़ने की आशंका। अगर भारत चीन युद्ध होगा, फिर अमेरिका को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। फिर अभी जो न्यूट्रल स्टैंड है वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंक की फैक्ट्री के खिलाफ है। लेकिन अगर चीन उतरता है तो फिर उसमें अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि भाई क्या हम चीन को पूरे एशिया की एक ताकत बनने दें। तो खैर, एक तो वो चीज हो गई। जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, तो भारत कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन के पक्ष में नहीं रहा है। भारत हमेशा से चाहता था कि बायलेटरल मामला है, चाहे कश्मीर का या वैसे भी जो इनकर्शन है, टेरर है, जो भी है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, और भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत से ही इसको सुलझाएंगे। किसी तीसरे पार्टी की मीडिएशन का, मध्यस्थता की अब कहीं कोई जगह नहीं है। नहीं, लेकिन शरद जी ये बताइए, मुझे पहली बार अपने होशो हवास में लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री भी है, पाकिस्तान में कोई सरकार भी है, किसी को पता ही नहीं है कौन है सरकार। मतलब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। ये जो मुखर्जी नगर में जो किताबें जनरल नॉलेज की बिकती है, वन लाइनर, उसको पढ़ने वाले को ही शायद पता चलेगा कि पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री है जिनका नाम शहबाज शरीफ है। आप देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की सूची देखिए, या सैनिक शासक भी जो रहे हैं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जाने जाते हैं। तो क्या अच्छा किए बुरा किए अपनी जगह है, लेकिन पहचान रही है। आप बेनजीर भुट्टो को देखें, आप नवाज शरीफ को देखें, आप इमरान खान को देखें, जहां तक सैनिक तानाशाहों की बात है तो वहां जनरल जियाउल हक को देखें या जनरल परवेज मुशर्रफ को देखें। बाद में राष्ट्रपति बने तो उनका दौर भी आप देख लें, आसिफ अली जरदारी। जिस यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री थे, मोहाली में आए थे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 2011 में। आज पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री है एकदम से लो प्रोफाइल है, उनसे ज्यादा लोग जनरल मुनीर को जान रहे हैं। क्या स्थिति है पाकिस्तान की? भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं रही। भारत में जो भी प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो या एच डी देवेगौड़ा रहे हो,
चाहे नरेंद्र मोदी रहे हो, कोई भी रहा हो प्रधानमंत्री, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, सत्ता के केंद्र पर कौन काबिज है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक बेहद कमजोर स्थिति में, वहां की डेमोक्रेसी भी है और कहीं ना कहीं सेना भी अभी उस हालात में नहीं है कि जनरल मुनीर, जनरल परवेज मुशर्रफ जैसी भूमिका में आ जाए? देखिए, भारत एक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा जनसंख्या है। तो भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं हो सकता किसी भी तरीके नहीं, से। मैं भारत से नहीं कह पाकि रहा, मैं पाकिस्तान के नहीं, दायरे एक में ही मैं कह बता रहा रहा हूं हूँ कि अभी पाकिस्तान अभी के अभी प्रधानमंत्रियों को लोग जानते थे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब वहां की भारत क्रिकेट और टीम की जो हालत है वही वहां की डेमोक्रेसी और प्रधानमंत्री की हालत हाँ, ये अब आप सही कह रहे हैं, अब आप सही दिशा में बढ़े हैं कि बिल्कुल सही बात है। वहां पे कोई कोहेरेंट शासन नहीं रह गया है कि लेफ्ट हैंड को नहीं पता कि राइट हैंड क्या कर रहा है, रक्षा मंत्री को नहीं पता कि मेरा विदेश मंत्री क्या कहने जा रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं पता कि मेरा सेनाध्यक्ष क्या करने जा रहा है, सेनाध्यक्ष को नहीं पता कि आईएसआई क्या करने जा रही है, आईएसआई को नहीं पता कि ये आतंकवादी क्या करने जा रहे हैं। तो है। सारे के सारे वहां स्वयंभू है। जो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी, तो साहब सबसे अधिक कहीं ऑटोक्रेसी है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। भारत में जी डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान में पूरी तरीके से ऑटोक्रेसी है। हर व्यक्ति की ऑटोक्रेसी है, हर व्यक्ति स्वयंभू है कि उनको जी अपनी सत्ता सबको दिख रही है कि आसिफ मुनीर को लग रहा है कि साहब ये सब नकारे हैं, मैं ही देश की सेना को संभाल सकता हूं, मैं ही देश की विदेश नीति संभाल सकता हूं, मैं देश की अर्थव्यवस्था संभाल सकता हूं। तो ऐसा ऐसा क्या कर सकते हैं कि किसी को अगर कोई गलतफहमी है तो उसको हम और आप दूर कर नहीं सकते। वो तो यही सवाल है ना शरद जी, सवाल यही है कि जब इस तरह की स्थिति है तो ये ड्रोन और मिसाइल अटैक करने के लिए आदेश कौन दे रहा है? कोई तो अथॉरिटी सेनाध्यक्ष, होगी। सेनाध्यक्ष, क्योंकि क्या सेनाध्यक्ष सेनाध्यक्ष का अपने आप सेना वहां पर का नियंत्रण रह गया जैसे है? कितने ही सेनाध्यक्ष वहां पे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, बल्कि कई सेनाध्यक्ष तो राष्ट्राध्यक्ष से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिस समय नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और परवेज मुशर्रफ सेनाध्यक्ष थे, तो नवाज शरीफ की कोई नहीं सुनता था, परवेज मुशर्रफ सबसे पावरफुल थे। ये हालत थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका जहाज उतरने नहीं देना, उसके बाद वे न सिर्फ जहाज उतरा बल्कि नवाज शरीफ बंदी बना लिए गए। तो सेनाध्यक्ष पाकिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष से ऊपर होता है। तो इस समय आप जो देख रहे हैं वो सेनाध्यक्ष की कारस्तानी है, कार्रवाई है। उसमें पाकिस्तान की जो जो इलेक्टेड सरकार है वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती दिख सकती है, उसके पास कोई चारा नहीं होता। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने कारगिल कराया सेनाध्यक्ष रहते, और नवाज शरीफ सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे, उनको पता ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है मीनू जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए यहीं पर क्योंकि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। ये बताइए कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, इस परिस्थिति में तो हमारे सामने एक और दुविधा की स्थिति है कि हम बातचीत करें तो किससे करें और हम निपटने की कोशिश करें तो किससे निपटें, क्योंकि कोई सुप्रीम अथॉरिटी दिख ही नहीं रही है वहां पर और उसके बावजूद तमाम तरह की गतिविधियां, नापाक गतिविधियां भी चल रही है। जी, देखिए पाकिस्तान में सरकार जो आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं है कौन है प्रधानमंत्री, दुनिया को पता नहीं है, मतलब जनरल नॉलेज के स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी नहीं पता है। पाकिस्तान में सरकार के अलावा बहुत सारी जो अलग अलग पावर सेंटर्स बने हुए हैं, उसमें आर्मी सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा उसका अलग ही स्थान है। आपके बलूचिस्तान में अलग जंग छिड़ी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग जंग छिड़ी हुई है, वहां आजादी की जंग छिड़ी हुई है उन दो दो जगहों पे। तीसरा, सिंध अलग होना चाहता है। पंजाब के जो है वो आर्मी वाले जो हैं उनका पूरा वर्चस्व है पूरा वहां पे। देखिए याया खान के टाइम से और अयूब खान के टाइम से भी इनके यहाँ मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं, लेकिन जियाउल हक के आने के बाद से वहां मिलिट्री की ताकत में बहुत 100 गुना से भी कहिए ज्यादा, 1000 गुना भी होता हो तो वो उसमें वृद्धि हुई है। तो आज जो है डिफेक्टो रूलर उस देश के अंदर आर्मी है। आप देखिए ना कि आर्मी की ताकत देखिए कि जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री इमरान खान,
उसको हटा दिया गया। लेकिन इमरान खान के हटाए जाने के बाद से जैसा बताया जाता है, जो इंटरनल वहां के सोर्सेज बताते हैं कि पाकिस्तान में अब आर्मी के प्रति लोगों का वो झुकाव या रुझान रह नहीं गया है, क्योंकि आर्मी जो है बहुत ज्यादा भ्रष्ट, और वो जो सब है वो पैसा बनाने में लगे हुए हैं, नहीं सबके नहीं, तो मीनू जी जो बात आप कह रही हैं, पहले पाकिस्तान को ही तो डिफाइन कर ले कि पाकिस्तान शब्द के साथ जज्बात को जोड़े रखने वाले कितने लोग हैं, कितने सूबे हैं पाकिस्तान में। क्या सिंध इस बात से सहमत है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा पंजाबियत के दबदबे के बीच रहेगा? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार है? क्या फ्रंटियर पंजाबियत के दबदबे को स्वीकार करने के लिए तैयार है? ले देकर पाकिस्तान का जो पंजाब वाला हिस्सा है, वही तो लग रहा है कि पाकिस्तान के नाम पर, जैसे पुराने जमाने में जमींदार हाथी रखते थे तो उनकी अगले जनरेशन को लोग हाथी के पैर में बांधने वाली जंजीर लेकर रखते। देखो हमारे दादा परदादा लड़ाकू थे, हाथी रखते थे। वो चुप चुप के मूवी वाले लड़ाकू जो राजपाल यादव बोलते हैं कि लड़ाकू थे और फिर पहलवान देख के भाग जाते हैं, वही स्थिति पाकिस्तान की बन गई। देखिए, जो बिल्कुल आपने सही आपने जो मेटाफर इस्तेमाल किया, वही वही स्थिति है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने आप में एक डिवाइडेड नेशन है। बहुत अंदर बहुत कुछ टूट फूट जारी है, और कब डिसमेंटल हो जाए, स्क्रैम्बल्ड हो जाए, कुछ नहीं पता है किसी को क्या वहां पे। क्योंकि वहां जो बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में तो बहुत जबरदस्त आजादी का आंदोलन चल रहा है, वहां सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं वहां पे। तो ये अभी जो आपने एक सवाल और पूछा था कि बात की जाए तो किससे की जाए, तो देखिए वहां जो डिफेक्टिव डिज्यूर दो हो रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री है डिज्यूर है, लेकिन डिफेक्टिव जो है वो रूलर है वहां का आसिम मुनीर, क्या नाम है उसका, वो है। तो आपसे अगर मान लिया बीच में कोई मीडिएशन करेगा भी, तो प्रधानमंत्री को ही बुलाया जाएगा भाई, जो एक सर्वमान्य सरकार का जो एक रूल है उसके हिसाब से। लेकिन जो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के साथ मेज पे बैठ के जो बातचीत करके जाएगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैक होम उनकी सेना जो वहां का असली रूलर है आसिम मुनीर, वो उसको मान ही लेगा। तो यहाँ तो पहले यही डिसाइड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे राष्ट्र के साथ बात भी क्या की जाएगी, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। और हाल फिलहाल तो कोई बीच में आने की वो तैयारी भी नहीं है। जो पाकिस्तान सॉरी अमेरिका आ सकता था, जो जिसकी बात इंडिया भी मानता और पाकिस्तान भी मानता। अमेरिका ने तो अभी हाथ खड़े कर दिए, जेडी वांस ने मना कर दिया है मीडिएशन के लिए। अब तो अपना ये तो मिलिट्री माइट से ही पता चलेगा कि कौन किसकी माइट जो है, जो किसकी ताकत जो है मिलिट्री की, वो 19 या 20 बैठेगी एक से या दूसरे से। वो तो अभी 2-3 दिन और शो होगा, उसके बाद पता चलेगा। और एक्चुअल सिचुएशन है वो तो हमें आज तक कभी पता चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो ले जाया नहीं जाता है प्रेस को साथ में, जैसे विदेशों में होता है। पहले ले जाते थे, आजकल तो प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहां तो आजकल तो नई रवायत है। आजकल तो वो वन साइडेड कम्युनिकेशन का जमाना है, मन की बात का जमाना है। खैर, ये हमारी आंतरिक समस्या है। मयूर भाई, आपसे सवाल लेने के पहले एक छोटी सी मेरी चिंता है, उसका समाधान भी आपसे जवाब के माध्यम से जरूर कीजिएगा। हम लोग क्रिकेट के शौकीन रहे, भारत पाकिस्तान मैच के। अगर कुछ लोग कहते हैं ये जो अंधभक्त है, पाकिस्तान तोड़ दो, बलूचिस्तान बना दो, तो किसको हम लोग पाकिस्तान मान के किसके साथ मैच खेलेंगे ढंग से? ये एक अलग चिंता है कि कहाँ से वो मैच में टीआरपी कहाँ से आएगी, ये सारी चीजें कहाँ से होगी, ये चिंता अलग है। लेकिन जो मूल सवाल है वो ये है कि अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली ने जिस प्रकार का संयम दिखाया, क्या इस्लामाबाद उस तरह का संयम दिखाने और मैच्योरिटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश होने की कोशिश करेगा, या वही छिप करके कहीं से कायरो की तरह हमला करने वाली कोशिशों में और बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई को न्योता देगा और भारत को मजबूर करेगा कि भारत अपने स्टैंड को बदले? हालांकि भारत अपने स्टैंड को नहीं बदलेगा। भारत अंततः हर हालात में कभी भी बियॉन्ड द लाइन जाकर के कोई अटैक नहीं करेगा। यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। जिस तरह से भारत ने अभी किया है, पहले भी किया था कि जब पश्चिम वहां पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहते थे आज का बांग्लादेश, जब वहां से भारत की तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग आने लगे, वहां पर मानवाधिकार के उल्लंघन की बातें आने लगी, तो भारत को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जाना पड़ा। तो क्या आज आपको लगता है कि पाकिस्तान उससे सबक लेते हुए कि हालात वहां तक भी पहुंच सकते हैं, कुछ सीख लेगा? अभिषेक भाई देखिए, पाकिस्तान जब से पैदा हुआ
तब से लेके आज तक आप कभी भी कोई भी इतिहास का कोई भी पन्ना उठा के देख लें, पाकिस्तान ने कभी, मतलब उनके जो हुक्मरान रहे, जो भी रहे, चाहे वो कुछ समय के लिए चुनी हुई सरकारें रही हो या लश्कर के जनरल रहे हो, कोई एक काम ऐसा किया हो अपने मुल्क के लिए जो सही हो, तो मेरी तो पढ़ाई लिखाई में वो बात कहीं आती नहीं है। तो पाकिस्तान पहले से ही एक पपेट मुल्क है, वो कठपुतली है। वो जब से पैदा हुआ तब से अमेरिका ने अपनी गोद में उसको बिठा लिया, जैसे आजकल ये सब खेल रहे हैं, वैसे उसी तरह अमेरिका की गोद में पाकिस्तान खेलता खेलता जितना भी हो सकता था उतना फला फूला। मैं ये मानता हूं कि वहां पे सही में उन पर जो है अल्लाह का करम है, वरना ये देश के तौर पर रह नहीं सकता था, है ना। मैं मानता हूं ये बिल्कुल, क्योंकि उनके जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने सब अपने जेबें भरी है भाई साहब। उन्होंने उसकी अपनी आवाम के लिए तो कुछ किया ही नहीं। आवाम के लिए एक और बड़ी चीज है मयूर भाई, एक बड़ी चीज है, मैं पाकिस्तान को देखता हूं तो नुसरत फतेह अली खान को देखें, या फिर उसके बाद आप जाकर के देखें तो इमरान खान को देखें, उसके बाद पाकिस्तान में कोई नेशनल आइकॉन पैदा ही नहीं हुआ। और हम नेशनल आइकॉन की बात जब करते ऐसा हैं तो नहीं है। भारत में आप देखिए देखिए, बॉलीवुड से लेकर वो लिटरेरी वर्ल्ड तक, एडमिनिस्ट्रेटर तक, मामला अलग बड़े है। बड़े आइकॉन पैदा हुए। नहीं, आइकॉन वहां भी हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुए। देखिए वहां अनवर मकसूद जैसा आला अद्भुत एक लेखक, फिलोसोफर, थिंकर, और उस फिजा में इस तरह की बात करने वाला राइटर, डायरेक्टर वो पैदा हुआ है। वहां मंटो भी वहीं जिए और मरे। नहीं मिला। मैं अलग बात कह रहा हूं, सुनिए। वहां देखिए लोग तो हमारे ही थे। लोग कौन थे? कोई अलग से ऊपर से आए थे क्या? भाई ये तो बनाया गया है ना, हम ही तो थे वो लोग। हम भाई ऐसा थोड़ी है कि कहीं और से किसी और कॉन्टिनेंट से बसाया गया उनको। हमारे ही तो लोग हैं, हमारी ही खामियां हैं, हमारी ही खूबियां हैं, सब कुछ हमी के साथ हो है। लेकिन फर्क क्या है अभिषेक भाई कि हमारे यहाँ रजवाड़ों से उनको मना के उनसे राजी खुशी, या कुछ रजवाड़े शायद उसमें जो राजी नहीं थे, लेकिन उनसे जो है मिला जुला के उनसे हमारा एक पूरा एक देश बनाया गया। वहां भी एक देश बना, लेकिन 4 बड़े सूबे। फ्यूडलिज्म और सामंतशाही जो है वहां कभी गई नहीं। तो वहां क्या होता है कि आप प्रजा हैं, आप क्या करेंगे? आप टैक्स देंगे, आप भूखे नंगे की तरह आप रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। बाकी आप लड़ बदिए अंदर अपने अंदरूनी हालात में। आप जो है वहां शिया सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को मारेगा। फिर पपेट बनी आप, अमेरिका की पपेट, अमेरिका की कठपुतली बन के रहे। फायदा किसको मिला? इतना पैसा अमेरिका ने भाई साहब दिया हुआ है कोल्ड वॉर के दौरान कि पूछे मत पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमसे 6 गुनी या कम से कम 8 गुनी ताकत बनना चाहिए था। बेहिसाब एड मिली है, बेहिसाब पैसा मिला है भाई साहब। कहाँ गया वो पैसा? अब वो पाकिस्तानियों को, उनके हुक्मरान को पूछना चाहिए, और उनका मामला हमारा तो है नहीं। फंडिंग में गया होगा, और कहाँ जाएगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि वो आप तब वो अमेरिका की कठपुतली थे। देखिए मैं इस पर आ रहा हूं। आपने कहा कि पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान वही करेगा जो उनसे करवाया जाएगा। भाई वहां जो बैठे हैं वो शरीफ, पूरा जो डायनेस्टी है वो है क्या? शरीफ, उनके बड़े भाई हो नवाज शरीफ, या छोटे भाई ये शहबाज शरीफ, ये लोग कौन है? व्यापारी लोग हैं, जमींदार लोग हैं, है ना। वो है कौन? तो भाई पाकिस्तान, मैं नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं, उन पर जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं उनकी बात करता हूं। और ये इतिहास में रहा ये, वो पहले अमेरिका जो करता था वो करते थे, जो कहता था वो करते थे। अब वो चाइना जो कहेगा वो करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान की ये शहबाज शरीफ की, या ये जो उनके ये आर्मी चीफ है, उनकी भाई ये सब वही करेंगे जो चाइना कहेगा। तो आपको ये सोचना होगा कि अब चाइना उनसे क्या करवाएगा, ये सोचने वाली बात। पाकिस्तान की बिल्कुल आपने सही कहा। अपना दिमाग ना पहले था ना अब है। अगर दिमाग कुछ थोड़ा बहुत होता भाई साहब तो बहुत कुछ वो भी कर सकते थे। मैंने कहा हमारे हम में से ही गए हुए लोग हैं, कोई अलग ग्रह से तो आए ही नहीं। तो संभावना है। तो भाई मेहदी हसन साहब वहीं पैदा हुए, मेहदी हसन साहब वहीं पैदा हुए, गुलाम अली खान साहब वहीं पैदा हुए, है ना। फिर बड़े बड़े मतलब अच्छे बहुत अच्छे म्यूजिशियन वहां पैदा हुए, गायक वहां पैदा हुए।
बहुत सारे लोग सोशल रिफॉर्मिस्ट वहां पैदा हुए, ऐसा नहीं हुए, लेकिन मारे जाते हैं अरे हम सब के या बदनाम हो फेवरेट जाते हैं। वसीम अकरम वहीं पैदा हुए। वसीम अकरम वहीं पैदा हुए, बिल्कुल भी। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन अगर बॉलर मानता हूं मैं अपने हिसाब से, मैं खुद एक पेस बॉलर रह चुका हूं, मेरे ख्याल से उससे बढ़िया बॉलर तो पैदा नहीं हुआ है। वो है, अब किया मैंने भी नहीं देखा। नहीं किया नहीं, बहुत कुछ किया है, लेकिन वहां जी वो छोड़ के चले जाते हैं। वो चला गया ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए अपनी बीवी के पास, वकार यूनुस चला गया ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए। खान साहब ने सोचा कि मैं पाकिस्तान को बदल दूंगा, तो खान साहब जो है शारीरिक साहब शोषण जेल का, में चले गए। सेक्सुअल अब्यूज का इस उम्र में वो आदमी जो है वो भोग बन रहा है। जी तो ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल भाई, उस देश की कमनसीबी ये है, और हमारी कमनसीबी ये है कि हमारा पड़ोसी है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो लाइन कही थी कि हम दोस्त और दुश्मन तय कर सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी तय नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरियां ये है, ये पड़ोसी पड़ोस की बजाय कहीं और से दिशा निर्देश लेने का आदी रहा है और उन दिशा निर्देशों पर चलते नहीं हुए अभिषेक भाई, पाकिस्तान यहाँ पे अपनी एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये बड़ा समझना जरूरी है। आज के हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में ये बात करना बहुत जरूरी है कि वो इतना सारा वो कर सकता था अपना पड़ोसी, वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन सब ने इस्लामिक कंट्री बनाई। ठीक है, जितने कट्टर इस्लामिक सऊदी वाले नहीं है उतने तो ये हैं। जी पहली बात, वो धर्मांधता के नशे में चूर वो खुद रहे और अपने लोगों को रखा। तो जहां फेनेटिज्म होता है वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाता भाई साहब। आप समझ रहे बिल्कुल हैं मेरी मयूर बात? भाई, थोड़ा समय का अभाव है। बिल्कुल गागर में सागर आपने सारी बातें कह दी कि तो जहां भी हमको सीखना फैनेटिसिज्म पड़ेगा। है, जहां भी ये जो घूम सांप्रदायिकता रहे हैं है। चिंटू हाथ में वो झंडा और त्रिशूल लेके, वो बर्बाद कर देंगे हमको ऐसे ही पाकिस्तान की तरह। जी हमें वो याद मीनू जी कुछ रखना कह पाकिस्तान रही चाहिए। है। जैसे वो अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया गया वहां के तालिबानिज्म ने, ये वही ये तो हो चुके हैं। पड़ोस के दो एग्जाम्पल हैं। यही हाल हमारा होगा अगर हम अभी नहीं समझे और नहीं संभले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी हमारे दर्शकों को। मीनू जी कुछ कह रही है। मीनू जी मयूर जानी ने बिल्कुल बिल्कुल नब्ज पे बिल्कुल सही हाथ रखा है। फहमीदा रियाज की कविता याद कर लीजिए, तुम तो बिल्कुल हम जैसे निकले, कि हम हाँ जो यार, जो करके आए, हम जहां पहुंच गए ये करते करते, तो हम भी किसी दिन वहीं पहुंचे हुए मिलेंगे। आज हम पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं, कल हमारी दुनिया आलोचना करेगी। जी ये अभी करना शुरू कर दिया है। और अपनी नौबत नहीं अभी आएगी। मीनू जी हो चुका आपके है। जो विचार है निश्चित तौर पर हम उनका आदर करते हैं, लेकिन ये देश हमेशा हर तरह की सांप्रदायिकता का मुकाबला करता रहा है और जिस सांप्रदायिकता की भट्टी में झुलस कर पाकिस्तान आज इस हालात को प्राप्त हो गया है कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता है। भारत में वो हालात कभी नहीं हो सकते, लेकिन एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते और जो भारत सरकार की ऑफिशियल लाइन है, वो सिविलियन को कहीं से निशाना नहीं बना रहे, आर्मी को कहीं से पाकिस्तान की निशाना नहीं बना रहे। निश्चित तौर पर उस मानवतावादी दृष्टिकोण जो नरेंद्र मोदी ने दर्शाया, जो राजनाथ सिंह के बयानों ने दर्शाया, जो राहुल गांधी के बयानों ने दर्शाया, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों ने दर्शाया और जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह या विक्रम मिश्री जैसे अधिकारियों के बयानों ने दर्शाया, हम उसके साथ हैं। और जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, उस मानवतावादी दृष्टिकोण के चश्मे से देखने के बाद साफ लगता है कि पाकिस्तान जिस हालात में पहुंचा हुआ है, उस हालात में यदि अब भी नहीं सुधरा तो शायद इसके नीचे वो कहां जाकर गिरेगा, वो सोमालिया की हालत में पहुंचेगा या कहां पहुंचेगा या उससे भी नीचे पहुंचेगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता को खुद से एक नए पुनर्जागरण, एक नए तरह के रेनेसो के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर हालात उसके देश के बदल सकते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि एक सुखद और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है। एक भूखा नंगा पाकिस्तान जो वहां के हुक्मरानों ने उसे बना रखा है, वो कहीं से न तो मानवता के हित में है, न ही दुनिया के हित में है, न दक्षिण एशिया के हित में है। और जब किसी के हित में नहीं है तो स्वाभाविक है भारत के हित में भी नहीं हो सकता। लेकिन उस पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया हिंदुस्तान ने। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर तक बस लेकर के गए। हर सरकार ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए इसका संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अचानक नवाज शरीफ को बधाई देने भी पहुंच गए थे, अपने शपथ ग्रहण समारोह में 2014 में बुलाया भी था, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद ये देश सुधरने के लिए तैयार नहीं है।
तो टेरर कैंपों पर भारत को अटैक करना पड़ेगा, और जितनी बार पाकिस्तान ये दुस्साहस करेगा उतनी बार ये करना पड़ेगा, उससे ज्यादा बार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी चीज की सीमा होती है। अब जो हालात है देखिए, उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए मीनू जैन जी, मयूर जानी जी और शरद गुप्ता जी, आप सबने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।